Bismillahirrahmanirrahim. This is your biology tutor Dr. Saad. Welcome to PA Guides and Students. Today we will discuss our test 1 syllabus from biology textbook first year. टेस्ट 1 के अंदर हमारे 2 चैप्टर इंक्लूडेड हैं. फर्स्ट चैप्टर है और थर्ड चैप्टर है. दैट इज़ द इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी एंड थर्ड चैप्टर इज़ अबाउट एंजाइम्स. सो हमने इसमें टॉपिक वाइज जो है वो डिस्कशन करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर स्मार्ट सिलेबस. सो फर्स्ट टॉपिक इज दैट इज़ बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन. ये हमारा टॉपिक है. सो इसको हम 2 हिस्सों में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बायोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद उसके अंदर सम मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशंस को वो देखेंगे हम. अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी जो है इसकी अगर हम आपकी फर्स्ट पैराग्राफ की डेफिनेशंस को डिस्कस करें, इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ. एक तो डेफिनेशन ये है. अगर हम दूसरी की बात करें, इट इज़ द स्टडी ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचर. अब जो नेचर है ये एक वास्ट वर्ड है. नेचर के अंदर हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स इनके अफेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर उसकी स्टडी भी करते हैं. तो बायोलॉजिस्ट ने फिर इसको अच्छे तरीके से जो डिफाइन किया, इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ with effect with respect to its living things and non living things. यानी कि ज़िंदगी की स्टडी करना, उसके अंदर जानदार और गैर जानदार चीज़ों का आपस में जो इंट्रैक्शन है, एक दूसरे के ऊपर असर है, उसको हम कहते हैं कि ये बायोलॉजी है. तो इसको हम जो है वो 2 डेफिनेशन जो है वो फर्स्ट पैराग्राफ में हमारे लिए ये बताती हैं कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है. सो अभी हमने फिर फाइनली बात की कि इसके अंदर हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं. इसके अंदर हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का आपस में जो अफेक्ट है वो स्टडी करते हैं. सो सवाल पैदा होता है कि ज़िंदगी जो है, लाइफ जो है वो क्या है. हम किसे कहेंगे कि ये जिंदा चीज़ है, लाइफ है इसके अंदर. हम कैसे ये पैरामीटर डिसाइड करेंगे कि दिस थिंग हैव लाइफ. सेकेंड पैराग्राफ के अंदर वो बता रहा है आपके कि भाई व्हाट इज़ लाइफ, हाउ इट इज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस. These kind of questions are not addressed by biologists. ये हम philosophers और theologians के लिए छोड़ देते हैं सवाल. अगर हम साइंटिफिकली अगर हम बात करें, अगर हम साइंटिफिकली लाइफ को डिफाइन करें, लाइफ इज सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स which distinguish between living and non-living things. जिंदगी एक सेट है, मजमुआ है, डिफरेंट खासियत है, इसके अंदर खसूसियात हैं जो डिस्टिंग्विश का मतलब होगा फ़र्क कर देती है जानदार और गैर जानदार चीज़ों के मबैन. अगर हम इन सेट की बात करें कि लाइफ के अंदर कौन कौन से ये सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म are composed of one or many cells. यानी कि ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हैं. जो लिविंग थिंग है वो दे कंटेन
देयर ओन जेनेटिक प्रोग्राम, उनका अपना खास कर जो है वो जेनेटिक प्रोग्राम होता है। दे कैन एक्वायर का मतलब होता है ऑब्टेन एनर्जी। सो सवाल पैदा होता है कि एनर्जी कैसे लेते हैं, तो बेटे दे कैन डू मेटाबॉलिज्म, उससे ये एनर्जी हासिल होती है। दे कैन ग्रो इन साइज लेंथ, दे कैन मूव, और दे कैन रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हो और प्रोड्यूस करें सिमिलर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, के वो अपने माँ बाप से मुशाबत रखते हो और वो आगे जो है वो अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने की एबिलिटी रखते हो। इसको कहते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। उसके बाद अगर हम इसके अंदर आगे देखें, दे कैन मेंटेन इट्स टेम्परेचर, सॉरी इधर अगर हम इसको प्रिसाइज कर लें, इंटरनल टेम्परेचर इन नैरो रेंज। तो आपने 10th क्लास के अंदर इस डेफिनेशन को आपने पढ़ा था, थर्मो रेगुलेशन। तो ये आपने होम्योस्टेसिस के अंदर बेसिकली ये बात पढ़ी है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें इसके अंदर, तो ये रिस्पॉन्ड करते हैं टू चेंज इन एनवायरमेंट, कि जैसे इनका माहौल तब्दील होता है ये अपने अंदर तब्दीलियां लेके आते हैं। समर सीजन है या विंटर सीजन है तो अकॉर्डिंगली ये उसको रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां अब हम एक बात करेंगे कि आपके सामने मैंने बात लिखी है, लाइफ इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। सो ये बेसिकली मैंने आपके साथ 1 बाय 1 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए हैं। पहला हमने देख लिया था कंपोज्ड ऑफ 1 और मैनी सेल्स, उसके बाद जेनेटिक प्रोग्राम, फिर हमने पढ़ा ऑब्टेन एनर्जी, मेटाबॉलिज्म करते हो, ग्रो कर सके, मूव कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करें और इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर सके और रिस्पॉन्ड कर सके। जिस जिस के अंदर ये सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगी तो हम डिक्लेयर कर देते हैं कि जिसके अंदर ये साइमल्टेनियस कैरेक्टर मौजूद है कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं, उसको हम कहेंगे कि वो जिंदा चीज है और वो चीज अपने अंदर लाइफ को रखती है। तो ये है हमारी बायोलॉजी के अंदर हमने पढ़ा कि ये स्टडी ऑफ लाइफ है। फिर हमने देखा कि लाइफ का मतलब क्या है, सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके क्या हैं और किसको हम जिंदा चीज का नाम दे सकते हैं। तो ये अभी हमने अपने स्टार्टिंग पैराग्राफ्स को स्टडी किया है। तो बेटे द साइंस ऑफ बायोलॉजी जो है ये काफ़ी वास्ट है, इसको हमने नंबर ऑफ ब्रांचेस के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ है। तो अब हम उन ब्रांचेस को 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं।
तो आइए अब देखते हैं हम। सो बायोलॉजी इज वास्ट साइंस, इट्स डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ब्रांचेस। सो अब हम उस पैराग्राफ को डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1 है एम्ब्रियोलॉजी। द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, इट्स डेवलपमेंट, इट्स फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियो स्ट्रक्चर। कैसे वो स्पर्म और एग फर्टिलाइज हुए, कैसे आगे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हुई और उसके अंदर फिर कौन से स्ट्रक्चर्स बने और वो फिर अडल्ट में जो आगे कन्वर्ट होता है। ये तमाम जो फेजेस हैं ये हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। उसके बाद अगर हम अगली देखें इकोलॉजी, इको एंड लॉजी, 2 से वर्ड है, ड्राइव है। बेसिकली ये अर्नेस्ट हैकल एक साइंटिस्ट था, उसने इसके बारे में खूब स्टडी की है और ये टर्म्स को इंट्रोड्यूस भी कराया उसने। सो द ब्रांच ऑफ साइंस या बायोलॉजी जो डील्स करे स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, उनका इंटरेक्शन विद इन इट्स इन्वायरमेंट, अपने माहौल के अंदर एक जिंदा चीज का, जिंदा जानदारों का अपने जो नॉन लिविंग है उनके साथ जो है तल्लक जो है इंटरेक्शन जो है वो है हमारी इकोलॉजी। कि अगर हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इसके ऊपर जो चीज मौजूद है उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। उसके ऊपर जो है वो ओजोन लेयर है। अब यहां जो है वो एयर है और एयर में हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। सो लिविंग थिंग का अपने नॉन लिविंग थिंग के साथ जो इंटरेक्शन है जिसकी हम स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी। उसके बाद अगर हम आगे देखें फिजियोलॉजी, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with study of form and structure of organ and organ system। इसकी जो स्टडी हम करेंगे दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। अगर हम फॉर्म को स्किप भी कर दें, अगर हम सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी मोस्ट प्रॉपरली डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब मैं यहाँ एक एग्जांपल दे दूँ आपके लिए। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है स्टमक जो है, अगर हम इसका जो रोल को देखें वो है डाइजेशन। सो जो वो हमें पता है कि ये जो ये जे शेप स्ट्रक्चर है, एक का नाम है कार्डिक स्पिंचर, एक है पाइलोरिक है। सो अगर हम यहाँ जो हमें पता है कि यहाँ एपिथेलियल सेल्स भी हैं, जो हम इसकी स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं तो वो इसकी फिजियोलॉजी कहलाएगी। उसके बाद अगर हम बात को आगे लेके चलें, मॉर्फोलॉजी, जो मॉर्फोलॉजी है
ये दो तरह की इसकी टाइप होती है। एक को हम बोलते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी और एक को हम बोलते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो बच्चे जी पहले मॉर्फोलॉजी का देख लेते हैं कि मतलब क्या है। स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। अब मैं पहले बात कर लेता हूं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। किसी भी जानदार की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, उसका कलर, उसका हाइट, तो ये तमाम एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। जो इंटरनल मॉर्फोलॉजी है इसका दूसरा नाम है एनाटॉमी, जिसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। तो आपकी बुक में एक वर्ड यूज होगा ग्रॉस। इसका मतलब होता है स्टडी एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। डायसेक्शन करने के बाद जो हम वो स्लाइड्स बनाते हैं उसकी मैक्रोस्कोपिक जो स्टडी करते हैं उसका मतलब होता है ग्रॉस। ठीक है। अब अगर हम आगे इस बात को लेके चलें, अपना पैलेंटोलॉजी, द स्टडी ऑफ fossil fuels is called पैलेंटोलॉजी। उसके बाद आगे हम बात को लेके चलते हैं हिस्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ टिश्यूज अंडर माइक्रोस्कोप, उसको हम नाम देते हैं हिस्टोलॉजी का। उसके बाद हम बात को जरा आगे लेके चलते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है इर्तिका, द स्टडी ऑफ चेंजेस दैट अकर ड्यू टू इन्वायरमेंट। तो इसकी बड़ी अच्छी प्यारी एग्जांपल है कि जो जिराफ था, पहले वो स्मॉल नेक थे। जब वहां फूड शॉर्टेज हुई, एनवायरनमेंट बदला, टॉल ट्रीज आ गए, तो उन्होंने अपनी गर्दन को स्ट्रेच आउट किया और लॉन्ग नेक, जो अब जिराफ है, आपको जिराफा जो है वो नजर आता है। उसके बाद अगर हम बात को आगे लेके चलें, जेनेटिक्स, जैसे नाम जाहिर कर रहा है, जीन्स की बात कर रहा है इसमें, तो अब आपको जीन का बड़ा अच्छे तरीके से पता होगा। द जेनेटिक इन्फो कैरियर्स, तो बेटे जिसके अंदर हम स्टडी ऑफ जीन, और जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं तो जीन पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो ट्रांसफर होते हैं, तो इसको हम कहते हैं हेरिडिटी। तो इसकी जो स्टडी करेंगे वो हमारा जेनेटिक्स में इंक्लूड होगा। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट जो बात हम करने लगे हैं, जू जियोग्राफी। अगर हम इस तरफ आ जाएं, तो बच्चे जू का मतलब होता है
चिड़ियाघर अगर हम जाएं तो वहां हमें जानदार जानवर वगैरह नजर आते हैं, एनिमल्स। सो जियोग्राफी को अगर हम इसको डिफाइन करें, द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन नेचर, इसकी स्टडी को हम कहते हैं जू जियोग्राफी। तो अगर मैं यहां बायो का वर्ड भी लगा दूं, बायो जू जियोग्राफी, तो अब आपको यहां पता होना चाहिए कि हम क्योंकि एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो दैट आर लिविंग, तो इसलिए मैंने यहां वर्ड जो है वो बायो जू जियोग्राफी का भी यूज कर लिया। ये सबसे लास्ट पैराग्राफ मैंने आपके साथ डिस्कस किया आपके इंट्रोडक्शन का, बायोलॉजी एंड सम मेजर ब्रांचेस या फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन है, उसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो इसी के साथ हमारा पहला जो पेज है वो वाइंड अप होता है। हम जरा नेक्स्ट और ब्रांचेस को देखेंगे, तो इसको हम मूव करते हैं जी उसकी तरफ। अब तो अब हम अपनी सम अदर मेजर ब्रांचेस को देखते हैं। सो सबसे पहले है मोलेकुलर बायोलॉजी। The branch of science which deals with the study of organism cells are their organelles at the level of molecule. The branch of science which deals with study of organism cells या organelles at level of molecule, यानी कि प्रोटीन्स, डीएनए और आरएनए के लेवल के ऊपर जाकर जो हम स्टडी करते हैं उसको हम नाम देते हैं मोलेकुलर बायोलॉजी का। अगर हम आगे बात को लेके चलें तो सेकंड है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। तो जैसे मैंने आपको इकोलॉजी की बात की थी, तो ये भी बेसिकली ये ब्रांच है बेसिकली इकोलॉजी की। तो अब आपको नाम से जाहिर हो जाना चाहिए कि ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम जानदारों का यानी कि ऑर्गेनिज्म, उसका रिलेशन अपने एनवायरनमेंट के साथ, उसको जो हम स्टडी करते हैं वो हमारा एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर आ जाता है। तो बेटे इसके अंदर बेसिकली ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन, उसकी हम स्टडी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम डेफिनेशन की बात करें, दैट इज माइक्रोबायोलॉजी। तो बेटे नाम से जाहिर है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसके अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआस और माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई हो गया, एल्गी हो गया, बैक्टीरियाज हो गया, एक्सेट्रा। उसके बाद हम आगे मूव करें
अब जो मैं आपके साथ दो डेफिनेशंस डिस्कस करूंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले आ जाती है फ्रेश वाटर बायोलॉजी और दूसरी है मैरीन बायोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये हमारा, जो अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जो डील्स करती है विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, जैसे कि रिवर में, लेक्स में, और साथ में थर्डली जो है वो हम देख लेते हैं इसके अंदर और क्या पैरामीटर्स हैं। तो बेटे याद रखिएगा, जो ये फ्रेश वाटर बायोलॉजी है बेसिकली इसमें जो वाटर होता है वो फ्लोइंग वाटर होता है। इसमें नंबर ऑफ साल्ट जो होते हैं वो लेस होते हैं। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको बेसिकली। तो बच्चे लेट्स सपोज ये एक पहाड़ है, माउंटेन है, और ये इतनी जमीन है और ये रिवर्स है। तो बच्चे देखो दरख्त, ये जो पहाड़ जो होते हैं इनके ऊपर आइस होती है, जब वो मेल्ट करती है तो पानी जो है वो नीचे की तरफ फ्लो करता है और फिर छोटा सा नदी, झील हो गया या समुद्र, रिवर जो है, दरिया जो है वो बना देता है। तो बेटे बेसिकली इसके अंदर हम जो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं वो फ्रेश वाटर में रहते हैं या रिवर्स में या लेक्स में, और फिर हम इनकी वहाँ केमिकल और फिजिकल इनके पैरामीटर्स को भी स्टडी जो है वो हम करते हैं। ठीक है, तो बच्चे दूसरी बात जो अब हम इसमें डिस्कस करने लगे हैं मैरीन बायोलॉजी, तो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है एट सी एंड ओशंस। अब बच्चे सी और ओशन में भी फर्क है। जो सी होता है ये, इसको हम छोटा समुंदर कहते हैं, जो ओशन है इसे बड़ा समुंदर कहते हैं। जो सी है इसका किनारा होता है, और जबकि ओशन जो है इनका किनारा नहीं होता। तो बच्चे स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एट सी एंड ओशंस, और फिर इनके केमिकल और फिजिकल कैरेक्टर्स को भी स्टडी करना, ये मैरीन बायोलॉजी के अंदर आ जाता है। उसके बाद अगली जो ब्रांच हम डिस्कस करने लगे हैं दैट इज पैरासाइटोलॉजी। अब बच्चे ये जो वर्ड है पैरासाइटोलॉजी का, ये पैरासाइट से निकला है। अब आपको पता है पैरासाइट्स आर डिजीज कॉजिंग एजेंट्स जो अटैक करते हैं अपने होस्ट को, या तो वो होस्ट के अंदर ही रहते हैं या होस्ट के बाहर रहते हैं। अगर होस्ट के अंदर रहेंगे तो इनको हम एंडोपैरासाइट्स का नाम देते हैं, और अगर ये बाहर की तरफ रहे तो इसको हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट्स का नाम देते हैं। तो बच्चे द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, उनके स्ट्रक्चर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन,
इसकी स्टडी करें तो बेटे ये बेसिकली जो हम स्ट्रक्चर और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, होस्ट और गेस्ट रिलेशनशिप जो बन जाता है। अब होस्ट जो होता है वो मेज़बान है, गेस्ट जो है वो मेहमान है। तो बच्चे इसमें होस्ट जो है अगर हम बात करें और गेस्ट देखें तो ये पैरासाइट है, और ये पैरासाइट की बॉडी है, वो जिसके ऊपर वो अटैक करेगा, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हम बात कर लें मॉस्किटो की, एनोफिलिस की, तो ये प्लाज्मोडियम इंजेक्ट जो कर रहा है वो ह्यूमन के अंदर कर रहा था। अब ये जो है यहाँ इनका क्या है, गेस्ट है, और ये इसका ह्यूमन जो है वो क्या होगा, इसका होस्ट होगा। अब आगे अगर हम देखें ह्यूमन बायोलॉजी, so the branch of science which deals with the study of human, तो अब ह्यूमंस की क्या क्या हम स्टडी करते हैं, मॉर्फोलॉजी, उसकी टिश्यू की हिस्टोलॉजी, उसके एम्ब्रियो की स्टडी, उसका जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। फिर हम बात करने लगे हैं सोशल बायोलॉजी की। The branch of science which deals with study of, अब इसमें माशरती, सोशल एंड कम्युनल का वर्ड यूज किया, उसका मतलब होता है समाजी, सोशल एंड कम्युनल लाइफ, माशरती और समाजी जो जिंदगी है उसकी स्टडी को हम सोशल बायोलॉजी के अंदर लेते हैं। उसके बाद लास्ट पे है बायो टेक्नोलॉजी, द यूज ऑफ द स्टडी रिलेटेड टू यूज ऑफ living organisms for welfare of human या humanity या mankind। तो जैसे बैसिलस, दही के अंदर हम, दूध के अंदर हम दही का जो वो बैक्टीरिया का जो जाग लगाते हैं, दैट इज बैसिलस, और जिससे हमें योगर्ट जो है वो मिलता है। इसके अलावा क्लोनिंग, उससे हमें एक शीप हमने प्रोड्यूस की जिसका नाम था डॉली। तो बेटे जो इंसान की भलाई के लिए जो ब्रांच के अंदर हम जानदारों का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड बायो टेक्नोलॉजी। इसी के साथ हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो वाइंड अप होता है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तो अब हम नेक्स्ट की तरफ जो है वो मूव करेंगे। जो आगे अब हमने स्टडी करना है दैट इज़ बायोलॉजिकल मेथड, वो अब हम इसके अंदर स्टडी करने जा रहे हैं। इसको हम एब्रीविएशन भी करते हैं B.M, बायोलॉजिकल मेथड। इसको अब हम जो है वो आगे फर्दर जो है वो स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम इसको अब डिस्कस करने जा रहे हैं।
जो अब बायोलॉजिकल मेथड देखें, हम किसी भी चीज़ की जब स्टडी करते हैं, नॉलेज जब भी हम अटेन करते हैं तो हम कोई ना कोई तजर्बा लगाते हैं, उसकी एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी करते हैं। तो बेसिकली बेटे साइंस जो है वो हमेशा किससे स्टार्ट होती है? एक्सपेरिमेंटेशन से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अब क्योंकि बायोलॉजिकली हम चीज़ों को, जिंदा चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे, सो बेसिकली जब हम जिंदा चीज़ों की बात करते हैं तो तब हम इसको नाम देंगे बायोलॉजिकल मेथड। सो ऐसा मेथड जिसके अंदर हम जिंदा चीज़ों के बारे में साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। सो knowledge of biology is based on experimental inquiry। सो साइंस हमेशा एक्सपेरिमेंटेशन से आगे मूव करती है। सो बच्चे, साइंस जो है वो एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। ये हमेशा सिस्टमैटिकली मूव करती है और इसके कुछ चंद पॉइंट्स होते हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहला होता है ऑब्जर्वेशन, दूसरा आता है हाइपोथेसिस, तीसरा होता है थ्योरी और लास्ट पे होता है साइंटिफिक लॉ। इन तमाम चीजों से होते हुए एक बायोलॉजिकल मेथड कंप्लीट होता